सुमेर कहानी के अंतर्गत इसे 3 भागों में विभाजित किया गया कहानी को, और उसका पहला भाग हमने देखा था। पहले भाग के अंतर्गत इसका आरंभ जो है, पटना में भारी बारिश, बांध से पानी का ऊपर से नीचे जाना, फिर शहर के छात्र युवकों द्वारा वह कमान संभाल लेना बांध की रक्षा हेतु। और जैसे ही बांध का पानी जैसे ही कम होने लगा है, तब सुमेर और रामबालक ओझा का आपस में चर्चा करना। इस चर्चा में फिर महात्मा गांधी के नीतियों का हरिजन के संदर्भ में, अहिंसा, चरखा करखावाद, इसका किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है, इस कहानी में हम देखते हैं। सुमेर यहाँ ईश्वर को भी नहीं मानता है, न वह धर्म को मानता है। सुमेर जो है, यह एक साधारण चमार जाति से है, एक मजदूरिन, बर्तन मांजने वाली, काम करने वाली मजदूरिन स्त्री का एक लड़का है। उसने दूसरों के भरोसे पढ़ाई की है, कभी स्कॉलरशिप तो कहीं दूसरे मार्ग से उसने जो है अध्ययन किया था। तो सुमेर के मन में कहीं न कहीं वो विद्रोह है। एक तो चमार होने का दर्द, मतलब दलित, शोषित, अछूत होने का दर्द, और दूसरा मजदूर होने का दर्द। इनको किस तरह से विपरीत परिस्थितियों का सामना करके आगे जाना पड़ता है। सुमेर ने ये बचपन से देखा कि दूसरों की कृपा पर उसकी पढ़ाई हो रही है। फिर चमार दलित होने का नुकसान। जब यहाँ रामबालक ओझा ईश्वर के संदर्भ में कहता है कि ईश्वर मानते नहीं हो क्या, हरि को नहीं मानते हो तुम, वो कहता हरिजन को दुश्मन जब कहता है सुमेर, हरि को भी दुश्मन मानने लगता है, हरिजन शब्द को भी दुश्मन मानता है दलितों का। तब वो कहता है कि हजारों सालों से हमारी जाति का शोषण होते आया है। सवर्ण की स्त्रियां हो या अन्य जो भी हो, जब जब इन पर अन्य अत्याचार हुआ, तब ईश्वर ने अवतार लिया और इनकी रक्षा की। लेकिन हमारे स्त्रियों की, हमारे जो लोग हैं, इनका न जाने कब से शोषण हो रहा है। इन्हें बचाने के लिए कभी कोई नहीं आया, इसलिए वो ईश्वर को मानने से इनकार करता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, गांधी जी की नीतियां। इससे पहले के पीरियड में हमने देखा, हरिजन के संदर्भ में भी हमने देखा था कि इसलिए वो हरिजन शब्द का विरोध करता है या महात्मा गांधी की नीतियों का विरोध करता है, क्योंकि महात्मा गांधी जब पूना में सत्याग्रह कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि अछूत या दलित जो है जातियां, यह हिंदुओं से अलग अपनी सत्ता न बना ले, इसलिए वे सत्याग्रह कर रहे थे। इसलिए वे हरिजन शब्द को मानने से इनकार करते, हम हरिजन नहीं है। हरिजन शब्द हमें देकर हिंदुओं में लाने की कोशिश है महात्मा गांधी की, वो हमारा विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो हरिजन शब्द का विरोध करते हैं। चरखा करखावाद का विरोध करते हुए उनको पूंजीपतियों का दलाल कहते हैं। कहानी में सुमेर की पीड़ा है, यहाँ पर विद्रोह है कि गांधी जी का जो चरखा करखावाद है, स्वदेशी के तहत चरखा खुद बुनो, कच्चा माल खुद अपने पास है, उससे कपड़े बनाओ। लेकिन वहां पर गांधी जी को दलाल वहां पर जो है कहा गया, पूंजीपतियों का दलाल, सेठ साहूकारों का दलाल कहा गया। जब गांधी जी को आवश्यकता पड़ी पैसों की, तब सेठ साहूकार ने एक बार वो 7 लाख की पोटली लाकर उनके हाथ में थमा दी। यदि वो अमेरिका के लिए ऐसा काम करते तो 7 करोड़ रुपए लाकर रख देते। तो यहाँ ये भी पूंजीवाद का विरोध है। यहाँ पर वास्तव में देखा जाए, गांधी जी का विरोध करना उनका मकसद नहीं है, बल्कि उनकी नीतियों का विरोध वो कर रहे हैं। क्योंकि इनकी नीतियां जो है मजदूर किसानों को ऊपर लाने में समर्थ नहीं है। ये शोषक वर्ग को इन शोषण से मुक्त कराना चाहते हैं,
पूंजीपतिवाद से मुक्त कराना चाहते हैं और गांधी जी को पूंजीवाद का समर्थक मानते हैं। जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक मजदूर किसानों को वह अधिकार नहीं प्राप्त होगा जो हजारों सालों से जिनका शोषण होते आ रहा है हर स्तर पर, चाहे वो आर्थिक शोषण हो, धार्मिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, सांस्कृतिक शोषण हो या अन्य जो शोषण के प्रकार माने जाते हैं, उन सभी में उनका शोषण होते आया। इसलिए वो पूंजीपतिवाद के समर्थक गांधी जी और तत्कालीन कांग्रेस का वो विरोध कर रहे हैं, कि उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अहिंसा शब्द का भी विरोध किया उन्होंने, अहिंसा को भी विरोध किया। ये अहिंसा को तो मरवाने वाला बताया, प्रगति में आड़े लाने वाला बताया। इसकी चर्चा हमने पहले भाग में की थी गांधी जी की नीतियों के संदर्भ में। आज और रशियन क्रांति के संदर्भ में भी मैं चर्चा कर रहा था, वोल्गा से गंगा तक। उनका किताब है, उनकी किताब है वोल्गा से गंगा। उस किताब में से यह कहानी ली गई है, सुमेर। राहुल सांकृत्यायन की किताब है वोल्गा से गंगा। ये आपको वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है किस संग्रह से लिया गया, किस कहानी संग्रह से ये कहानी ली गई है, सुमेर नामक। तो वोल्गा ये रशिया में है। उस समय मैंने गलती से 1919 कहा था रशियन क्रांति, लेकिन रशियन क्रांति जो है 1917 में हुई थी। झार घराने जो शाही थी उस समय, झार जो था इनका घराना था, वहां पर इनके विरोध में विद्रोह हुआ और विद्रोह होकर 1917 में साम्यवाद की स्थापना हुई। साम्यवाद के बीज वहां पर बोए गए थे और वही साम्यवाद भारत में 1934-35 में भारत में आया था। हिंदी साहित्य में हम यदि देखते हैं तो लखनऊ में 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। उसके अध्यक्ष जो थे वह प्रेमचंद थे। तो साम्यवाद ने बड़ा प्रभाव डाला था उस समय। तो साम्यवाद का प्रभाव जो है सुमेर पर है और साम्यवाद यह सबको समान अधिकार देता है, पूंजीपतिवाद का विरोध करता है, राजघरानों का विरोध करता है। पीछे नेपाल में राजघराना था, लगभग आज से 7-8 साल शायद हो रहे हैं, मुझे भी ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है। वहां के जो राजा थे उस राजा को गोली से उड़ा दिया गया और फिर वहां के कम्युनिस्ट जो थे, कम्युनिस्टों ने वहां का राजघराना ही समाप्त कर दिया कि अब यहां पर राजघरानाशाही नहीं चलेगी और वहां पर कम्युनिस्ट सत्ता आ गई। क्योंकि कम्युनिस्ट या समाजवाद जो है यह सबको समान अधिकार देता है। हर एक के पास समान पूंजी होती है। यहां पर न कोई गरीब होता है न कोई अमीर होता है, होते सभी समान। हर क्षेत्र में समान अधिकार जो है साम्यवाद में होता है, इसलिए उसका नाम साम्यवाद। शायद मेरे ख्याल से उस संदर्भ में बाद में चर्चा करता हूं। तो रशियन क्रांति के संदर्भ में मैंने जो बात कही थी उसका स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी था। 1917 में रशियन राज्य क्रांति हुई थी, क्योंकि उसका संदर्भ उसमें आया था। दूसरा भाग हम देखते हैं, ये 3 भागों में कहानी विभाजित। दूसरे भाग में यहां पर 3 दोस्त हैं। एक अपना सुमेर तो है, दूसरा समद है और तीसरा रूप कुमार है। तीनों दोस्त आपस में चर्चाएं कर रहे हैं एक लॉन में बैठकर। पटना में लॉन है तो वहां के एक लॉन है, लॉन में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करना यह मुद्दा नहीं है, बल्कि चर्चा क्या कर रहे हैं यह मुद्दा है। किस बात को लेकर कर रहे हैं। यहां राहुल सांकृत्यायन यह विचारों से प्रगल्भ है, इसमें कोई शक नहीं, बुद्धिमान है। और बुद्धिमान का रूप जो है वह हम सुमेर के जो संवाद है उस सुमेर के संवादों के माध्यम से देखते हैं कि उनकी सोच उस समय क्या थी। जैसे मैंने कहा था कि कहानी का बैकग्राउंड जो है, कहानी का उस तत्कालीन समय जो पृष्ठभूमि जो है 1941-42 का समय था और ऐसे इस समय दूसरा महायुद्ध चल रहा था। 1 सितंबर 1939 से महायुद्ध शुरू हुआ था, जो
14 अगस्त 1945 को यह युद्ध समाप्त हुआ, यहां मैंने लिखा हुआ। इसमें दो पक्ष थे, एक मित्र पक्ष और दूसरा दुश्मन पक्ष। मित्र पक्ष में था अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। दुश्मन पक्ष में था जर्मन, इटली, जापान और बाद में और भी थे उसमें। यह महायुद्ध शुरू हो गया था। इसमें इंग्लैंड की पराजय जो है, जर्मन के अडॉल्फ हिटलर जो नाजीवाद जिसे कहा जाता है, ये एक ही विचारों के थे, ये फैसिस्ट विचार, नाजी विचार, मतलब हुकुमशाही प्रवृत्ति इनकी थी, एक ही विचारधारा थी। और ये ऊपर जो थे, इनमें जो था ये लोकशाही प्रधान था, लेकिन पूंजीपति के समर्थक भी थे वहां पर, भांडवलशाही जिसे कहते हैं, भांडवलशाही प्रधान मराठी में जिसे कहा जाता है, वह ऐसा लोकतंत्र यहां पर था अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में। और दूसरी ओर हुकुमशाही थी। ऐसे में जर्मन एडॉल्फ हिटलर ने पराजित कर दिया था इंग्लैंड को, और इंग्लैंड का जो है कई देशों में अधिराज्य था। उन्होंने भारतीय लोगों को कहा कि आप हमारा साथ दो युद्ध में, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। और ऐसे समय में भारतीय सेनाओं ने इनका युद्ध में सहभाग लिया था, इनका साथ दिया था और बड़ी ईमानदारी के साथ इनका साथ दिया था। ये संदर्भ मैं बाद में लेता हूं। उससे पूर्व साम्यवाद की यहां पर वो समर्थन करते हुए सुमेर यहां दिखाई दे रहे हैं। वे चाहते कि यहां पर साम्यवाद आए। वह हिटलर यदि जीतता है तो नाजीवाद या फैसिस्ट आएगा, चाहे वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो या तोजो हो, ये सभी एक ही विचारधारा के लोग हैं। ये अगर जीत जाएंगे, क्योंकि उस समय आरंभ में वो जीत रहे थे, यदि ये जीत गए तो हुकुमशाही आ जाएगी। पहले ही यहां पर जो मजदूर किसान लोग हैं, यह पूंजीवाद के शोषण का शिकार हो रहे हैं। सनातन का तो शिकार है ही, पूंजीवाद का भी शिकार हो रहे थे। यदि वो जीत जाते हैं तो यह जो है यहां पर साम्यवाद नहीं आएगा। इसीलिए वे इंग्लैंड की ओर से लड़ते हैं। सुमेर यहां पर इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे हैं। और जब सेना में लड़ रहे, ये अंबाला उड़नतो कैंप से इन्होंने हवाई जहाज चलाना सीखा था और यह हवाई जहाज चलाते हैं। उन्होंने अपनी गोलियों से 3 हवाई जहाज को उड़ा दिया था। तीसरे भाग में जो हम देखते हैं, और अंत में एक युद्ध पोत नौका उन्हें दिखाई दी। चारों ओर दुश्मन के हवाई जहाज मंडरा रहे हैं। ये छिपकर जाता है, उसी पोत से एक हवाई जहाज उड़ाता है, और उसी हवाई जहाज जो है बादलों की आड़ में है। वह दुश्मन के जो हवाई जहाज है, उनको यह हवाई जहाज दिखता नहीं है। वह हवाई जहाज लाता है और उस युद्ध पोत पर पटक देता है, और युद्ध पोत वहां पर फट जाता है, मतलब वो ध्वस्त हो जाता है, और उसमें सुमेर भी चला जाता है, शहीद हो जाता है। वह केवल मानवता के लिए लड़ना चाहता है। यदि वो नहीं लड़ेगा, वो इसलिए लड़ना चाहता है कि मानवता स्वतंत्र हो। इंग्लैंड उनका कोई दोस्त नहीं है, ना ही दूसरे लोग दोस्त है। उनका वो दोस्त समझता है तो केवल रशिया को दोस्त समझता है, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा वहां पर है। 150 सालों से हम संघर्ष करते आए थे इंग्लैंड के विरोध में। हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हो गए थे। अंग्रेजों के अन्याय अत्याचार का शिकार हुए थे। हजारों लाखों लोग शहीद हो गए थे। अब समय आ गया था 150 सालों के बाद, इसीलिए वह युद्ध कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, और वह पूरी ईमानदारी से युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। वे साम्यवाद का समर्थन यहां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साम्यवाद का समर्थन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो मजदूर है,
किसान वर्ग है, इनको यदि शोषण से मुक्ति दिलाना है तो यहाँ पर साम्यवाद लाना होगा। तो हमारी विचार यदि लाना है तो हमें रशिया को दोष बनाना पड़ेगा। इस युद्ध में रशिया की भूमिका देखिएगा। जर्मन ने रशिया के साथ 10 साल तक का करार किया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जब जर्मनी, हिटलर जो है, इनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी, इंग्लैंड को जीत लिया था, तो सोचा कि रशिया को भी जीत लेंगे और रशिया पर आक्रमण करके बहुत बड़ी गलती कर दी। यही कारण था हिटलर के अधपतन का। हिटलर ने फिर अंत में जो है अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली। बाद में फिर अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाले और लाखों लोगों की तादाद में जो लाखों लोग उसमें मर गए। और इस बम गिराने के बाद ही यह दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ था। मेरे ख्याल से अगस्त की कौन सी तारीख थी वो, 7 या 9, 6, 9 ऐसा कुछ तो तारीख है उसकी, 2 बम गिराए गए थे। रशिया की हालत भी बड़ी कमजोर हो गई थी। ये दूसरे महायुद्ध की पृष्ठभूमि, क्योंकि कहानी को समझना है तो हमें ये पृष्ठभूमि भी समझना होगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया। जब तक हम ये पृष्ठभूमि नहीं समझते तो कहानी भी समझ में नहीं आती आसान ढंग से। एक देश में जो विचारधारा चल रही है, गांधी जी के विचार, साथ में कितना शोषण। देखिए, गांधी जी पूंजीवाद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर सनातन धर्म, ईश्वर धर्म, धार्मिक शोषण, पूंजीवाद के तहत आर्थिक शोषण दलितों का, अछूतों का हो रहा था। इसलिए सुमेर यहाँ विद्रोह करता है, इनके विरोध में आवाज उठा रहा है और इसे मानने से वह इनकार कर देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी कई बार अपमान को सहना पड़ा था। एक बार जब वो अपने गांव, बचपन में अपने गांव लौट रहे थे, पिताजी ने तो बताया था कि सब समान है वगैरह वगैरह। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्हें लगा कि सब समान है। तो एक बैलगाड़ी जा रही थी गांव की और ये पैदल जा रहे थे। अब घर पहुंचना है, बैलगाड़ी में बैठ गए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जो गाड़ी हाँक रहा था, गाड़ी हाँकने वाला, उससे इन्होंने कहा कि हम हाँ सर बैठ सकते हैं क्या? उन्होंने कहा बैठो। लेकिन बाद में आगे चलकर जब वो बात कर रहे आपस में, बात करते हुए जब उनकी जाति पूछी गई, जैसे उन्हें पता चलेगा कि ये अछूत जाति से है, वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस गाड़ी से उतार दिया गया। ऐसा ही किस्सा जब मुंबई में गए थे, मुंबई में चाय पीते समय भी ऐसे ही ये घटना घटित हो गई थी। ऐसे कई किस्से हैं। ये अछूतों को, जो दलित है, जिनका शोषण हर क्षेत्र में होता है, इनके साथ हुआ है। यहाँ पर आर्थिक शोषण, धार्मिक शोषण, हर तरह का शोषण इनके साथ हुआ है। हर जगह सामाजिक विषमता है, विषमता पूर्ण जीवन जी रहे हैं। ठीक है, धार्मिक शोषण हुआ तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन आर्थिक शोषण तो नहीं होना था। इन्हें दरिद्रता पूर्ण जीवन जीना पड़ रहा था। और दूसरी ओर भारत में पूंजीवाद का समर्थन करने वाला यदि कोई दिखता है तो सुमेर उसका विरोध कर रहा है, ये पूंजीवाद का समर्थन करने वाला है। दूसरा, संपूर्ण विश्व के पटल पर उन्होंने देखा, दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय उन्होंने देखा कि किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। एक और लोकतंत्र और दूसरे और हुकुमशाही, चाहे नाजीवाद हो या फैसिस्टिज्म हो, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये विचारधारा भी क्या है, कहां, किसको कहां ले जाएगी? किसी भी देश में मजदूर किसानों का शोषण हो ही रहा था, लेकिन जो देश कम्युनिस्ट प्रधान थे, जहां पर साम्यवाद थे, वहां पर मजदूर और किसान का शोषण जो है उस मात्रा में नहीं हो रहा था जिस मात्रा में जहां पर कम्युनिस्ट और साम्यवाद नहीं है। भारत में तात्कालीन समय में लगभग हुकुमशाही थी अंग्रेजों की हमारे पास,
लगभग क्या हुकुमशाही थे वो, हम उनके विरोध में आवाज नहीं उठा सकते। कुछ किया तो देशद्रोह के तहत फांसी की सजा, झूठ, बेईमानी, मक्कारी, षड्यंत्र, ये सब कुछ जो है हमने अंग्रेजों से सीखा है। हमारी परंपरा है कि हम छाती पर वार झेलते हैं और दुश्मनों को माफ करने की हमारी परंपरा है। क्षमा कर देना, पराजित हो गया क्षमा कर दो, और लड़ेंगे सामने से लड़ेंगे, कट कर मरेंगे, ऐसी हमारी परंपरा। अंग्रेजों से हमने वो सीखा, धोखाधड़ी वगैरह वगैरह। अब भारत में मजदूरी करने वाला जो मजदूर है, उसकी तात्कालीन समय में एक दिन की कमाई 1 आना थी। कितनी थी? 1 आना। साल भर में 25 रुपए होते हैं। इस सरकार में काम करने वाला गवर्नर जनरल, उसकी कमाई जो है लगभग 2.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए सालाना हुआ करती थी। माने 10,000 गुना उनकी तनख्वाह, 4,800 गुना उनकी तनख्वाह। मजदूर की तनख्वाह सालाना 25 रुपए और उनकी तनख्वाह 10,000 गुना, 4,800 गुना, इतनी तफावत, विषमता। यही कम्युनिस्ट देशों में यदि देखते हैं मजदूरों के संदर्भ में और वहां के जो बड़े अधिकारी है, तो यहां पर ज्यादा तफावत नहीं दिखाई देती। ज्यादा से ज्यादा 36 गुना हो सकता है, इतनी तनख्वाह होगी उसमें। इसीलिए वे मजदूरों और किसान जिनका शोषण हो रहा है, यदि इनके शोषण से मुक्ति दिलाना है तो वो साम्यवादी विचारधारा का, यहाँ पर वो साम्यवाद को यहाँ लाना चाहते, मतलब ऐसी विचारधारा है उसकी कि यदि आना है तो यहाँ पर साम्यवाद आना है। यदि साम्यवाद आएगा तो शोषण से मुक्ति मिलेगी, मजदूर किसानों की, अछूतों की मुक्ति मिलेगी। इसलिए यहां पर उनके साम्यवाद के संदर्भ में विचार जो है हम यहां देखते हैं। हर बात में विरोध, ईश्वर को मानने से इनकार किया, धर्म को मानने से इनकार किया, पूंजीपतिवाद का विरोध किया। विश्व में जो चल रहा है उसका जो पूंजीवाद का समर्थन करने वाले जो देश है वो उनको भी नहीं मानते हैं। उनका वो सुमेर यहाँ पर एक ही देश मानता है जो हमारा देश है, वो रशिया है। इसलिए क्योंकि वहां पर झार घरानाशाही खत्म हो गई थी 1917 के राज्य क्रांति में, और वहां पर साम्यवाद आ गया था, और वो चाहते थे कि वैसा ही साम्यवाद भारत में आए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे यहाँ साम्यवाद आगे भी आएगा। दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा लोकशाही थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। जब जब अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति खड़े रहेंगे तब तक लोकशाही जो शुद्ध बनते रहेगी। अन्ना हजारे ने एक केजरीवाल बनाया, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे ने हर राज्य में एक केजरीवाल बनाना चाहिए, मुझे लगता है। सत्ता का लालची नहीं, बल्कि सरकार को सबक सिखाने के लिए इसे करना पड़ता है। खैर, तो कुल